हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 के बारे में, जिसका शीर्षक है यात्रियों के नज़रिए से। ये इस लेसन का थर्ड पार्ट है, यानी कि तीसरी वीडियो हम इसके बारे में डाल रहे हैं। तो इसका जो शीर्षक है वो है यात्रियों के नज़रिए से। तो विदेशी यात्री कौन कौन से, पहले वाली दो वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि इब्न बतूता, अल ब्रूनी और जो फ्रांसवा बर्नियर है वो भारत में आए हैं। तो उन्होंने भारत में क्या क्या देखा, उन सब का वर्णन उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांतों में किया है। और ये किस टाइम के लगभग भारत में रहे हैं, तो 10वीं से 17वीं सदी के बीच में भारत में रहे हैं। अब इसके बारे में जानेंगे कि बर्नियर ने भारत के बारे में क्या कहा है। तो बर्नियर कहता है कि जो है ये अपना इंडिया वो अविकसित है, मतलब पूर्ण रूप से इसका विकास नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो फ्रांस में स्थिति देखी है, इससे पहले वाली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि उससे ये बहुत ही ज़्यादा निम्न स्तर का विकास हुआ है। गरीब भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और वैसी स्थितियाँ बिल्कुल नहीं हैं जो फ्रांस में है। तो जो उन्होंने भारत में देखा उसकी तुलना विशेष रूप से फ्रांस से की गई है। विचार जो है उनका वो नीति निर्माताओं और बुद्धिजीवियों को प्रभावित करके ऐसे निर्णय ले सके जिन्हें वह सही माने, कि सही मान के, और भारतीयों को भी, मतलब या तो वो ये चाहते थे कि भारतीयों को भी विकास की ओर ले जाया जाए। ठीक है, या फिर जैसे कि पहले जो वीडियो है उसमें डिस्कस किया कि ये दिखाना कि भारतीय उनसे निम्नतर व्यवस्था में, मतलब दोनों ही बातें यहाँ कॉमन है। ठीक है, उनसे भारतीय निम्नतर विकास की स्थिति में। तो ये 1500 ईस्वी में बर्नियर है, उन्होंने ट्रैवल की है, यात्रा, जैसे कि हमने पहले वाली, इन द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर में रहे हैं लगभग 12 वर्षों तक। तो 12 वर्षों तक मुगल एम्पायर में जो देखा, जो इन्होंने सीखा और जो महसूस किया, वो सब अपनी कृतियों में, अपनी रचनाओं में लिखा। और इससे पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि इन्होंने अपनी कृति जो है फ्रांस के जो शासक है लुई 14वें को समर्पित की है। ठीक है, और फिर इसी तरह से इनकी कृतियों को बार बार छापा गया है, ये हम जान चुके हैं। तो इनकी जो कृति है वो आलोचनात्मक दृष्टिकोण और गहन चिंतन के लिए उल्लेखनीय रही है। मुगल कालीन भारत की तुलना उन्होंने तत्कालीन यूरोप से करके यूरोप की श्रेष्ठता को साबित कर दिया है और भारत का निम्न कोटि का वर्णन किया है अपनी रचनाओं में। तो ये बातें हम डिस्कस कर चुके हैं कि उनका मेन उद्देश्य क्या रहा है, कि भारत को निम्न कोटि का बताना। फिर भूमि स्वामित्व के बारे में, कि भूमि पर स्वामित्व किसका रहा है, तो इस बारे में उन्होंने प्रश्न उठाए हैं कि ऐसा क्यों है इंडिया में। ठीक है, जैसे कि भूमि के स्वामित्व से जो बातें हैं, भारत की यूरोप के बीच में भिन्नता का कारण निजी भूमि स्वामित्व का अभाव। फर्स्ट वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि भारत में क्या है, जो भू स्वामित्व है वो निजी लोगों के हाथों में नहीं है। कौन है भूमि का स्वामी मोस्टली भारत में? यहाँ पे भारत में राजा और उसके आमीर। ठीक है, राजा और आमीर मतलब जो उसके यहाँ रहने वाले दरबारी हैं, और जो एक जैसे एक क्षेत्र या एक इलाका दे दिया जाता, वहाँ से लगान इकट्ठा करना उनका काम होता था। तो उन्हीं को आमीर, जागीरदार बोलते थे। तो जो राजा और आमीर लोग वही भूस्वामी होते थे। तो इसलिए उन्होंने बताया है कि भारत में निजी भूस्वामित्व का अभाव था, लोगों की अपनी भूमि नहीं थी। और फिर क्या मानते हैं कि भूमि पर राजकीय जो भू स्वामित्व है वो राज्य और निवासी दोनों के लिए ही हानिकारक है। क्यों है? क्योंकि अगर भूमि के स्वामी राजा और अमीर ही रहे या राजकीय भूमि रही, तो जो कृषक है वो निरुत्साहित हो जाएंगे और वो कार्य करने के लिए तैयार नहीं होंगे। अब मुगल साम्राज्य है, उसमें क्या बताया गया है, जैसे हम डिस्कस हुए, सारी भूमि का मालिक जो है वो राजा है, जो अपने अमीरों के बीच जमीन बांट देता था। 16वीं 17वीं शताब्दी के अधिकांश यात्रियों के वृत्तांत से हमें इसी बात का वर्णन
हुआ है। ठीक है, वर्णन मिला है, पता चला है। क्या पता चला है कि भाई मुगल साम्राज्य में सारी भूमि राजा की ही होती थी। एक पेलसर्ट नाम का एक डच यात्री आया है। ठीक है, उसने यात्रा की है 17वीं शताब्दी में, भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा की है। तो वो भी इसी तरह से भारत के बारे में कहता है। बर्नियर जो है भारत की व्यापक गरीबी को देखकर हैरान है। इतनी गरीबी है कि लोगों को खाने के लिए भोजन भी नहीं। ठीक है, एक हिस्ट्री की बुक है, उसमें वर्णन किया है कि गरीब लोग हैं, उनको सुबह से शाम तक के लिए सिर्फ एक बार ही भोजन का जुगाड़ हो पाता था, और उस भोजन में भी क्या है, मेनली खिचड़ी ही मिलती थी लोगों को। ठीक है, सब्जी वगैरह इस तरह की चीजें उनके लिए बहुत कम उपलब्ध हो पाती थी। अब बर्नियर ने भारतीय समाज को इस तरह से क्या बताया है, दरिद्र लोगों का जनसमूह। इतनी गरीबी होने के कारण भारत को क्या संज्ञा दी है कि ये जो देश है ये है दरिद्र लोगों का जन समूह, यानी कि गरीब लोगों का। यहाँ पे तीन ही तरह के व्यक्ति, दो तरह के, एक तो राजा और एक गरीब लोग। ठीक है, तो ज्यादातर संख्या में क्या मिलेंगे, दरिद्र लोग, तो इसलिए यहाँ दरिद्र लोगों का जन समूह है। मुगल जो दस्तावेज है वो ये बताते हैं कि राज्य भूमि का एकमात्र स्वामी नहीं है। ठीक है, ये था बर्नियर। ये कहाँ का रहने वाला है, फ्रांस का। तो उन्होंने जो व्यवस्था भारत में देखी, जितना नजदीकी से भारत के बारे में जाना, तो उन्होंने यही बताया है कि भाई मोस्टली जो जमीन है वो राजा की होती थी। लेकिन जो मुगल दस्तावेज है, मुगल जो कागजात हैं, वो क्या कहते हैं, मुगल कागजात में जो लिखा हुआ है कि ऐसा नहीं था, केवल राज्य ही भूमि का एकमात्र स्वामी नहीं था। अबुल फजल क्या कहता है, भूमि राजस्व को राजस्व का पारिश्रमिक बताया। ठीक है, जो राजा द्वारा प्रजा की सुरक्षा के लिए मांग होती थी। तो भारत में ये जो प्रथा है, जैसे कि महाभारत कालीन भी चली हुई थी कि भाई जो राजा है वो प्रजा से क्या लेता है, कर लेता है, किस लिए, प्रजा की सुरक्षा के लिए। तो ये प्रथा मुगल काल में भी थी। असल में ये न तो लगान था और न ही भूमि कर। वास्तव में क्या नहीं था, क्या मानते हैं, बल्कि उपज पर लगने वाला कर, कि जो उपज, जो उत्पादन हुआ है, ठीक है, उस पर लगने वाला ये कर था। और फ्रांसीसी जो दार्शनिक है मोंटेस्क्यू ने वृत्तांत का प्रयोग प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को विकसित करने में किया है। ठीक है, कौन से सिद्धांत का प्रयोग, ये जो है कि राजा ही भूमि का मालिक है, तो उन्होंने अपने प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को विकसित करने में इसका प्रयोग किया है। प्राच्य मतलब पुराना, और निरंकुश बिना अंकुश के, बिना अंकुश या बिना लगाम के, ठीक है, अपनी मर्जी से शासन चलाया जाए। तो इस तरह से इस सिद्धांत को विकसित करने में उन्होंने प्रयोग किया है। भारतीय एक जटिल सामाजिक सच्चाई भी इसको माना गया है। मुगल साम्राज्य को भी निरंकुश कहा गया है। ठीक है, क्यों कहा गया है, क्योंकि जो साक्ष्य मिले हैं, जितने विदेशी आए हैं, उन्होंने वर्णन इसी तरह से कहा है कि मुगल शासन राज्य ही निरंकुश है। अब शिल्प क्यों, क्योंकि उन्होंने देखा कि शिल्पकार जो यहाँ पे हैं, उनके पास उत्पादों को बेहतर बनाने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वे विदेशी थे। हमने बहुत सी किस्से कहानियों में क्या जाना है कि शिल्पकारों को प्रोत्साहन के रूप में भूमि का टुकड़ा दिया जाता था। ठीक है, तो ये क्या है, इसे इस उदाहरण से हमें पता चलता है कि भाई जो बात सारी की सारी मुगल साम्राज्य के बारे में कही है वो पूरी तरह से सच भी नहीं है। फिर है मुनाफे का अधिग्रहण। अगर मुनाफा होता है तो राज्य द्वारा ही वो ले लिया जाता था। वो किस तरह से ले लिया जाता था, जैसे कर के रूप में, या भेंट के रूप में, या नजराना। ठीक, आप कुछ भी कह सकते हो इसको। तो इस तरह से क्या माना गया है कि मुनाफे का अधिग्रहण राजा द्वारा कर लिया जाता था। पतनोन्मुख उत्पादन, जो उत्पादन था वो पतन की ओर था। क्यों था, क्योंकि राज्य की ओर से कोई भी ऐसी सुविधा नहीं दी जाती थी, जैसे कि अब बीज,
खाद मुहैया करा दिया जाते हैं, तो उस टाइम पे ऐसी सुविधा नहीं दी जाती थी कि उत्पादन को बढ़ाया जाए। ठीक है। उत्पादों का सोने और चांदी के बदले उस टाइम पे निर्यात होता था। मोस्टली निर्यात का क्या साधन था? सोना और चांदी। तो इस तरह का था मुगल साम्राज्य उस टाइम 10वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में लेन देन व्यवस्था। राजकीय कारखानों की कार्य प्रणाली का वर्णन भी उन्होंने किया है। किसने किया है? बर्नियर ने। क्यों? क्या कहते कि बड़े बड़े जो कक्ष हैं उन्हीं को कारखाना या कार्यशाला कहा जाता है। जैसे कि कार्यशाला क्या है? उसमें बहुत सारे व्यक्ति मिलकर काम करें और उस कुछ मशीनों पे करें। जैसे उस टाइम पे जो मशीनें होती थी, जैसे चीनी बनाने के लिए होती थी, कपड़ा बनाने के लिए होती थी, कारखाना होता था। तो उस तरह से कपड़ा बनाने के लिए जैसे तकलियां होती थी, तो इस तरह से ये वर्णन करता है कि एक बड़े से कक्ष में बहुत से लोग इकट्ठे होकर काम करते थे, तो उसे ही कार्यशाला या कारखाना कहा गया है। 17वीं शताब्दी में जनसंख्या का 15% भाग कहाँ रहता था? नगरों में। और बर्नियर जो है मुगल कालीन शहर को शिविर नगर का नाम देता है। क्या नाम देता है? शिविर नगर का। अब महिलाएं, दासियां और सती और श्रमिक, इन सब की कैसी व्यवस्था थी रहन सहन की, या किस तरह से वो लोग रहते थे? बाजार में जो दास हैं उनको वस्तुओं की तरह खुलेआम बेची जाती थी। ठीक है। क्या होता था कि दास जो हैं, दास वैसे है तो एक व्यक्ति ही, अब व्यक्तियों की बिक्री की जा रही थी उस टाइम पे भी। तो किस तरह से? खुलेआम, ऐसे ही बाजार लगते थे दासों के, उनमें उनको बेच दिया जाता था। और खरीद के लोग एक दूसरे को भेंट में, जैसे गिफ्ट में आज हम एक दो चीजें दान में देते हैं, सॉरी उपहार में देते हैं, तो उसी टाइम दासों को भेंट में दिया जाता था। ठीक है। जब इब्न बतूता सिंध प्रांत में पहुंचा तो उसने क्या किया? मोहम्मद बिन तुगलक, किसका दास था ये? मोहम्मद बिन तुगलक का। तो यहाँ आया, उसने उसके लिए क्या खरीदा है? घोड़े, ऊंट। ये तो चलो चीजें ठीक है, जानवरों की तो बिक्री होती है, लेकिन साथ साथ उन्होंने क्या खरीदे? मोहम्मद बिन तुगलक के लिए दास भी खरीदे हैं। अब इब्न बतूता का विवरण जो है वो क्या कहता है? दासों में भी काफी भेद था। ठीक है। जैसे कि दासों में भेद, कुछ दासों के कार्य अलग अलग थे। अब कार्य अलग थे तो उसी तरह से उनको जो वेतन था या सुविधा थी वो भी अलग अलग थी। ठीक है। तो इस तरह से दासों में भेद बताया गया। सुल्तान की सेवा में कार्य करने वाली कुछ दासियां भी होती थी उस टाइम पे। दासों को घरेलू श्रम के लिए ही प्रयोग किया जाता था। घरेलू मतलब घर के जो काम हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता था उस टाइम पे, घर के सारे काम। सती बालिका, अब ऐसा ही वर्णन एक किया है कि उस टाइम पे सती प्रथा भी विद्यमान थी। बर्नियर का ये विवरण है, ये सबसे मार्मिक है। मार्मिक मतलब मरम करने वाला, दर्द देने वाला। क्यों मार्मिक है? क्योंकि उन्होंने वर्णन किया है एक 12 साल की बालिका का वर्णन कि किस तरह से उसको सती किया गया है। तो उसे ये बहुत ही अजीब लगा और उन्होंने इस सब का वर्णन अपनी व्यवस्था में, अपने इस वृत्तांत में किया है कि कैसे एक 12 साल की विधवा को सती किया जाता है। तो इस तरह से उन्होंने इस सब का वर्णन किया है। अब ऐसे बहुत से यात्री हुए हैं जिन्होंने अपने वृत्तांत उस टाइम पे छोड़े हैं, तो उनके बारे में एक बार फिर ये लेसन कवर हो जाएगा। 973 से 1048 के बीच में, जैसे कि मोहम्मद इब्न अबरेहान अल-बरूनी भारत में आया है, उन्होंने। दूसरा 1254 से 1323 ईस्वी में मार्को पोलो इटली से आया था। फिर 1304 से 77 के बीच इब्न बतूता ने। 1413 से 82 के बीच अब्दुल रज़ाक समरकंदी ने। 1466 से 72 के बीच
अफानासी निकितिच निकितन ने। 1518 में आते हैं दो, और फिर 1562 ईस्वी में सैयद अली रईस तुर्की, ठीक है, ये भारत में आए हैं और उन्होंने भारत के बारे में वृत्तांत लिखे हैं। नेक्स्ट है 1536 से 1600 अंतोनियो मानेस रेते स्पेन से आए हैं। 1626-31 में महमूद अली बल्ख से और पीटर मुंडी भी इंडिया में आए हैं, और वो कब किस टाइम 1600 से 1667 ईस्वी के बीच में। इस तरह से बहुत से विदेशी भारत में आए और उन्होंने भारत में जो देखा उनका वर्णन अपने वृत्तांतों में लिखा है। तो इस वीडियो में ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।